हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग जिस टॉपिक में डिस्कशन कर रहे हैं इसमें दैट इज़ वेरिएशन इन फैमिली फॉर्म्स। फैमिली के डिफरेंट फॉर्म्स इंडियन सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं और आपको पता है कि कभी कभी हम लोग सरप्राइज़ हो जाते हैं जब किसी फैमिली सिस्टम को देखते हैं या किसी स्पेशल फीचर वाली फैमिली को देखते हैं और उसके जो मेंबर्स हैं उनके आपस में एक दूसरे के साथ जो बिहेवियर्स हैं या उनके जो रिलेशंस हैं उनको देख कर के सरप्राइज़ हो जाते हैं कि ये बिल्कुल डिफरेंट है हमारी फैमिली से। तो इस पे कोई सरप्राइज़ होने की बात नहीं है। इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ द डाइवर्सिटी एंड it is full of the big and great diversities, not only on the cultural diversity but also all the categories of the diversities. Either these are the physical, geographical, climatic and cultural, educational, political and so many kinds of diversities are found in Indian societies. So same as the family structures and family forms are also varying in within the any state or the state by state और ऑल अराउंड द कंट्री साइड। देश के भीतर अलग अलग राज्यों में और कभी कभी एक ही राज्य के भीतर भी अलग अलग क्षेत्रों में फैमिली के डिफरेंट फॉर्म्स दिखते हैं। पहला तो जो फॉर्म है, अगर हम लोग बात करें, जो आप देखेंगे पेज नंबर 43 में फर्स्ट पैरा है, आप देख सकते हैं इसको अपनी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 43 का फर्स्ट पैरा। उसमें क्लियरली एक फॉर्म पहले सबसे पहले डिस्कस किया गया है एंड दैट इज़ इट इज़ रिटन दैट with regard to the rule of residence, some societies are matrilocal in their marriage and family customs while others are patrilocal. रेजिडेंस या निवास के आधार पर अगर हम लोग फैमिलीज़ का कैटेगराइजेशन करते हैं तो इसके दो फॉर्म दिखते हैं। एक है मैट्रिलोकल और दूसरा है पैट्रिलोकल। मैट्रिलोकल सोसाइटी में और फैमिलीज़ में क्या होता है कि जो नवविवाहित जोड़ा होता है, द न्यूली मैरिड कपल स्टेज विद द वुमेन्स पेरेंट्स, whereas in the second case means in patrilocal the newly married couple lives with the men's parents। कहने का मतलब है मैट्रिलोकल फैमिली में नवविवाहित जोड़ा जो होता है वो उस युवती के जिसका विवाह हुआ है उसके परिवार में रहते हैं। मतलब मातृ पक्ष में लड़की की तरफ वाले पक्ष में वो दोनों न्यूली मैरिड कपल्स रहते हैं। सीधा सा मतलब ये हो जाएगा, विवाह के बाद लड़का लड़की के घर जाएगा और वहीं रहेगा, जिसको कहते हैं कि ससुराल, अर्थात जो लड़का होगा विवाह के बाद अपनी ससुराल में रहेगा अपनी पत्नी के साथ। जबकि पैट्रिलोकल सोसाइटी और पैट्रिलोकल जो फैमिलीज़ हैं ये अपने यहाँ पर आप जिस रीजन में जहाँ भी रहते हैं यहाँ पर बहुत ही कॉमन है और फैमिलीज़ में यही होता है। पैट्रिलोकल सिस्टम है जिसमें आफ्टर मैरिज जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं वो फादर मतलब लड़के के पिता के घर में रहते हैं, लड़के पक्ष में जा कर के वो दोनों रहते हैं। अर्थात मैरिज के बाद लड़की को अपने पति के घर जाना होता है और वहाँ उसे रहना होता है। तो ये दो सिस्टम रेजिडेंस के अकॉर्डिंग हैं और इसका बहुत बड़ा रोल होता है सोसाइटीज़ में फैमिलीज़ के सेटलमेंट में और उसके आगे जनरेशन में और नेक्स्ट जो अपकमिंग उसमें फैमिलीज़ के चाइल्ड हैं उनके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और आप अक्सर देखते हैं कि जो मैट्रिलोकल फैमिलीज़ हैं ऑब्वियसली वहाँ पर आपको दिख रहा है कि मातृ पक्ष जो होता है, लड़की पक्ष जो होता है वो स्ट्रांग होता है और उनके साथ में लड़के के पक्ष को और स्वयं उस लड़के को जिसका विवाह हुआ है उसे एक तरीके से कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है और साथ में एडजस्टमेंट बना करके रखना पड़ता है। अर्थात लड़का पक्ष जो होता है वो दब जाता है और लड़की पक्ष हावी होता है। जबकि मोस्टली जो इंडिया में देखा जाता है पैट्रिलोकल फैमिलीज़ हैं जहाँ पर विवाह के बाद में लड़की लड़के के घर जाती है
और उसी के घर में रहती है, तो वहाँ पर लड़की पक्ष जो है वो थोड़ा-सा कंप्रोमाइज़ करता है और दब जाता है, जबकि जो लड़का पक्ष है वो थोड़ा-सा डोमिनेंट हो जाता है, हावी होता है। और इन चीज़ों का इम्पैक्ट फ्यूचर में भी पड़ता है। पैट्रिलोकल सोसाइटीज़ में वुमेन्स जो होती हैं थोड़ा-सा ऑप्रेस्ड और डिप्रेस्ड होती हैं और उनको अपॉर्च्युनिटीज़, उसके बाद में चांसेस और लिबर्टी ये सब कम मिल पाती है। जबकि जो मेल पर्सन्स हैं, परिवार के जो पुरुष सदस्य हैं, चाहे वो ओल्ड एज के हों, यूथ हों या फिर चाइल्ड एज के लड़के हों, ये लोग थोड़ा-सा डोमिनेंट रहते हैं रिस्पेक्टिवली गर्ल्स और वुमेन्स के। आगे इसी का जो फॉर्मेट है, यही फैमिली का जो फॉर्मेट है, इसको दूसरे बेसिस पर देखेंगे हम लोग। The families can be divided again into two categories on the basis of authority and dominance. सत्ता के आधार पर, पावर के आधार पर अगर हम फैमिलीज़ का डिवाइडेशन करेंगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है पैट्रियार्कल, जिसको बोलते हैं पितृसत्तात्मक, और दूसरा होता है मैट्रियार्कल, मीन्स मातृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक परिवारों में पिता अर्थात पुरुष का वर्चस्व होता है और उसका शासन चलता है, उसका आदेश और उसका जो डिसीजन होता है वो सर्वोपरि होता है। जबकि मातृसत्तात्मक परिवार में माता का आदेश और माता का जो डिसीजन है वो सर्वोपरि होता है, उसमें माताओं की अर्थात वुमेन की ऑनरशिप चलती है। तो ऐसी फैमिलीज़ भी हैं और इसका कोई पर्टिकुलर एक रूल और कोई पैटर्न नहीं है। ये डिपेंड करता है कि किस फैमिली में, कभी-कभी तो एक ही जाति में अलग-अलग फैमिलियों में पैट्रियार्कल और मैट्रियार्कल सिस्टम होता है। अगर मान लीजिए उस परिवार में जल्दी ही किसी पुरुष की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी उसका स्थान लेती है और वो सभी प्रकार के निर्णय परिवार में लेने लगती है, तो धीरे-धीरे वो परिवार मातृसत्तात्मक बन जाता है और माता का आदेश और माता का जो वहाँ पर प्रभाव है, पावर है, वो डोमिनेंट हो जाता है और फिर वो फ्यूचर में भी चलता रहता है। जब उस परिवार में कोई नई बहू आती है तो उस अपनी सासू माँ का सपोर्ट पा कर के वो भी डोमिनेंट होने लगती है और फ्यूचर में उसका भी प्रभाव और वर्चस्व कायम हो जाता है। तो ऐसे भी कभी-कभी इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिससे परिवार में मातृसत्ता स्थापित हो जाती है और आगे चल पड़ती है, चलन में हो जाती है। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जिन परिवारों में लंबे समय से माता-पिता अर्थात जो स्त्री-पुरुष हैं, दोनों ही किसी कार्य में या जॉब में एंगेज्ड हैं और दोनों की बराबर की भागीदारी है, तो उन परिवारों में भी कभी-कभी महिलाएं फॉरवर्ड होती हैं और मातृसत्तात्मक पक्ष दिखाई देने लगता है। अगर इंडियन सोसाइटीज़ की बात करेंगे तो अक्सर इंडिया में जो अपर कास्ट की क्लासेस अपर क्लासेस हैं, अपर कास्ट्स हैं, जो खास करके अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनली देखेंगे तो जो जनरल कैटेगरीज़ हैं, इसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य समाज की कई सारी जातियाँ आती हैं, क्योंकि उनके यहाँ पर ज़्यादातर जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं और जो आउटसाइड मतलब होम के घर के बाहर के जो डिसीजंस हैं, टास्क हैं, वो मोस्टली मेल पर्सन्स के पास होते हैं। अर्थात प्रॉपर्टी के अधिकार और किसी भी तरीके के बाहरी मामले के जो डिसीजंस हैं वो पुरुष ही लेते हैं। इसीलिए ऐसे परिवारों में पुरुषों का वर्चस्व स्थापित हो जाता है और फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी पुरुष सत्ता ही वहाँ पर बनी रहती है उन परिवारों में। तो ऐसा देखा जाता है। इसके बाद जो थोड़ा-सा मिडिल क्लास, लोअर क्लास की कास्ट हैं, इसमें जैसे कि ओबीसी वर्ग की बहुत सारी जातियाँ जो एग्रीकल्चर से या एनिमल डोमेस्टिकेशन से जुड़ी हुई हैं और कुछ एससी एसटीज़ की अधिकांश कैटेगरीज़ और सबकास्ट। इनमें क्या होता है कि पुरुष और स्त्री दोनों की लगभग बराबर की भागीदारी होती है। दोनों ही बाहरी काम-काज करने के लिए खेतों में काम करना है या जंगलों में जाना है, लकड़ी बीनना है या दूसरे काम कोई भी चीज़ जानवर चराने जाना है। तो इसमें स्त्री-पुरुष दोनों बराबर पार्टिसिपेट करते हैं अपना-अपना रोल। इसलिए वहाँ पर क्या होता है कि महिलाएँ थोड़ा मुखर हो जाती हैं, क्योंकि परिवार की ज़िम्मेदारी उनके पास ज़्यादा होती है और पुरुष प्रायः थोड़ा-सा निष्क्रिय हो जाते हैं या आप ये कहें कि वो थोड़ा उदासीन हो जाते हैं और ऐसे में
महिला प्रधान वो परिवार हो जाते हैं और महिलाओं का वहाँ पर वर्चस्व दिखता है। तो जो दलित जातियाँ कही जाती हैं यहाँ पर समाज में, उनमें अक्सर महिला प्रधान परिवार तमाम देखने को मिलते हैं, जहाँ महिलाओं का वर्चस्व स्थापित होता है। तो ये मातृ सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक परिवार भी भारत में देखने में आते हैं।